गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। चलिए आज बच्चों हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, इस बारे में आज बात करेंगे। कार्बनिक रसायन का जो परिचय है, इसका ऐतिहासिक परिचय है। इस ऐतिहासिक परिचय का खंडन किस तरीके से हुआ, इन तमाम विषयों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे अन्य बच्चों को भी हमारे इस वीडियो से लाभ हो। तो फटाफट शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। कार्बनिक रसायन यह जो है 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, लिमरी नाम था वैज्ञानिक का। 17वीं शताब्दी में यानी कि 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में लिमरी ने पदार्थों की प्रकृति के आधार पर पदार्थों की प्रकृति के स्रोत के आधार पर तीन वर्ग में विभाजित किया, 3 वर्गों में बांटा। आपका एक है खनिज पदार्थ, पहला खनिज पदार्थ, दूसरा आपका वनस्पति, और तीसरा है वनस्पति पदार्थ, और तीसरा है आपका जंतु पदार्थ। तीसरा क्या है? जंतु पदार्थ। दूसरा आपका वनस्पति पदार्थ है। तो इस प्रकार से 3 भागों में 3 टाइप्स में इसे डिवाइड किया लिमरी ने। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते यानी कि लगभग 1 शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में, ये तो 16वीं शताब्दी की बात है, 16वीं शताब्दी की बात है, लेकिन 17वीं शताब्दी में ये कहा जाए कि 17वीं शताब्दी के अंत आते आते 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के अंत आते आते एक वैज्ञानिक था, लववासिये। क्या नाम था? लववासिये नाम था। इस लववासिये ने क्या किया? 1784 ईस्वी में लववासिये 1784 ईस्वी, इन्होंने ये बात बताई अपने प्रयोगों द्वारा, यह साबित किया, अपने प्रयोग द्वारा यह साबित इन्होंने किया कि जो
वनस्पति और जंतु स्रोतों से प्राप्त सभी यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन तत्व अवश्य उपस्थित होते हैं। इनमें एक बात कॉमन होती है कि इसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित होते हैं और इसके अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तत्व भी उपस्थित होते हैं। लब्बासिए व अन्य रसायनज्ञों के द्वारा जो प्राप्त नॉलेज जो था, उनके स्रोतों से, उनके विश्लेषणों से जो प्राप्त नॉलेज था, उस प्राप्त नॉलेज के आधार पर, उस प्राप्त नॉलेज के बेस पर उनके नॉलेज से ये ज्ञात हो गया, ये जानकारी हो गई कि जंतु और वनस्पति स्रोतों से प्राप्त पदार्थों का एक गूढ़ संबंध है तथा जो कई जंतु हैं और कई वनस्पति हैं, दोनों स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह तो रही 18वीं शताब्दी की कहानी। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते, माफ कीजिएगा, ये आपको मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना। ये 17वीं शताब्दी में, 1675 का मतलब 17वीं शताब्दी, 1784 का मतलब 18वीं शताब्दी है ना। लेकिन 100 साल और गुजरा तकरीबन, यानी कि 19वीं शताब्दी के आते आते, 19वीं शताब्दी के आते आते, या ये कहा जाए कि प्रारंभ में, ये तो अंत में हुआ ना खेला इसका, लब्बादी ये कहा अंत में बताया, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही 1801 से लेकर के 1820-30 तक का जो जमाना था, उस जमाने में इसको जो है प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। एक प्रकार इसका कार्बनिक था। क्या था? कार्बनिक। और दूसरा अकार्बनिक। दूसरा अकार्बनिक। पहला इसका कार्बनिक और दूसरा प्रकार अकार्बनिक में बांटा गया। ये पदार्थों की प्रकृति के आधार पर, पदार्थों की प्रकृति स्रोत के आधार पर यह बांटा गया था। इसमें यह बताया गया कि जंतु वनस्पति में उपलब्ध जो पदार्थ होते हैं, इसको कार्बनिक, खनिज चट्टानों, भूगर्भ में निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे चीनी है, यूरिया है, एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, इन यौगिकों को कार्बनिक श्रेणी में रखा गया। किसे किसे? चीनी, यूरिया, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, इस तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स थे जिनको किस में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया? कार्बनिक श्रेणी में रखा गया, कार्बनिक यौगिकों में रखा गया। लेकिन वहीं पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड
आदि यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा गया कि ये अकार्बनिक यौगिक हैं। जंतु व वनस्पति के आधार की उपलब्धता के आधार पर, जंतुओं और वनस्पतियों के इनमें उपलब्धता के आधार पर इसको एक नाम दिया गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नाम इन्होंने दिया था ऑर्गेनिक, ये बर्जीलियस ने नाम दिया था ऑर्गेनिक। ये शब्द दिया था किसने? ऑर्गेनिक शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। बर्जीलियस। बर्जीलियस के द्वारा ये नाम दिया गया था। उन्होंने जैव अर्थात वनस्पति संबंधित, ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ होता है जैव अर्थात जीवों संबंधी, है ना। जैव इसका मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जैव। ऑर्गेनिक का मतलब जैव, और जैव से अर्थ है जीवों संबंधी। और बर्जीलियस ने यह बताया कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में, बर्जीलियस की 1815 में एक धारणा थी 1815 बर्जीलियस की जो धारणा थी, इनकी एक धारणा थी। इनके अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जैव शक्ति, विटल फोर्स के प्रभाव से ही हो सकता है। जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ बनेगा तो वो जैव शक्ति यानी कि जीव से संबंध रखेगा। इनका यह मानना था, और इन्हीं के इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ऑर्गेनिक रखा गया, जैव रखा गया। और सीधी सी बात है कि यह केवल और केवल जीवों में पाए जाते थे। अतः जो कार्बनिक यौगिक थे, यह जो है केवल और केवल किसमें पाए जाते थे? जीवों में पाए जाते थे। इसलिए बर्जीलियस ने इसे ये कहा कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, बकिया नहीं प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, कार्बनिक पदार्थ जो है यह केवल और केवल इसका निर्माण जीवों से हो सकता था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये निर्मित होते थे। कृत्रिम विधियों से इनका संश्लेषण नहीं किया जा सकता था, और कृत्रिम विधियों से इसके संश्लेषण न होने की वजह से इसे जैव शक्ति कहा गया, विटल फोर्स कहा गया। क्या कहा गया? विटल फोर्स कहा गया। एक शब्द का प्रयोग किया। बर्जीलियस जो थे, इनकी यह विचारधारा जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थियरी कहलाई। क्या कहलाई? विटल फोर्स थियरी कहलाई, जैव शक्ति सिद्धांत। मतलब कि इन्होंने साफ साफ ये कहा, साफ शब्दों में ये कहा कि किसी भी कार्बन और कार्बन यौगिक को कृत्रिम तरीके से उत्पन्न
नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में तकरीबन इनके ये कथन कहने के बाद 13 वर्षों के बाद 1815 में इनकी ये थियरी आई और 1828 ईस्वी में लगभग 13 साल बाद एक और सिद्धांत आता है। 13 वर्षों के बाद वोहलर का, जो इनका शिष्य था, उन्होंने ये बात बताई, वोहलर ने 1828 में, किस जो है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं, कृत्रिम तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट, एक अकार्बनिक यौगिक लिया और इससे जो है यूरिया का निर्माण कर दिया। अमोनियम साइनेट NH4OCl। अमोनियम साइनेट से जब इन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद यूरिया का निर्माण, CONH2। यानी कि एक अकार्बनिक यौगिक से एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक, और ये यूरिया, ये आपका कार्बन। वहलर की खोज के साथ ही ये जो है जैव शक्ति सिद्धांत था, इसका अंत हो गया और ये तय हो गया कि नहीं, अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं। या यह प्रक्रिया शुरू हो गई तब से, जब 1828 में किसने, वोहलर ने अपना यह सिद्धांत दे दिया और अमोनियम साइनेट से यूरिया का जब निर्माण कर दिया तो इस सिद्धांत का खंडन हो गया। उसके बाद 1845 में कोल्बे ने, 1856 में बर्थोले ने अलग अलग यौगिकों पर, एसिटिक अम्ल, मेथेन आदि पर जो है इन लोगों ने अपना परीक्षण किया और सक्सेसफुल परीक्षण किया। कोल्बे ने ये अपना परीक्षण किया था एसिटिक अम्ल पर और बर्थोले ने अपना प्रयोग किया था मेथेन के ऊपर किया था इन्होंने। ठीक है, तो बर्जीलियस की यह धारणा कार्बनिक यौगिकों के और उनके तत्वों के निर्माण संबंधित कुछ ही दिनों तक ये रही उनकी धारणा। कुछ दिनों के बाद यह धारणा उनकी समाप्त हो गई। अब जो है कार्बनिक रसायन के, ये तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक्चुअल में कार्बनिक रसायन की डिफिनीशन क्या है, कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है, कार्बनिक रसायन है क्या, इस विषय पर अभी तक हम लोगों ने बात किया। पहले तो लोग बताते थे कि सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक हैं। प्रयोगशाला में कार्बन युक्त जो है, अब तक हमने ये देखा कि कार्बन युक्त पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो अतः इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों को
कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। हम ये इससे डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बन यौगिकों का रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। और कार्बनिक यौगिकों का रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से अनेकों अनेक हैं। एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। कार्बाइड है, कार्बोनेट है, धातुओं के कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। देखिए कार्बन यौगिकों के जो कार्बन यौगिकों की बहुत अधिक संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम कार्बन यौगिक को एक अलग ही रसायन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की तुलना में काफी अधिक है, बहुत अधिक है। अब तक कार्बन की कई लाख यौगिक, एक दो 10 या 1000 2000 यौगिकों की मैं नहीं बात कर रहा, कार्बन से लाखों यौगिक तैयार हुए हैं। कई लाख यौगिक बनाए जा चुके हैं। कार्बन की एक प्रवृत्ति यह है कि कार्बन अपने परमाणुओं के साथ एक के साथ दूसरे के साथ सह संयोजक बंध, इसका बड़ा एक प्यारा जो है ये तरीका है कि ये जो है कार्बन जो है ना, ये एक के साथ दूसरे के साथ आपस में बांड बना लेता है, आपस में कोवेलेंट बांड बना लेता है, सह संयोजी बंध बना लेता है। एकल युग्म, यात्रिक बंध, द्विबंध आदि जो है एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड या ट्रिबॉन्ड बनाता है। इस प्रकार जो है इसमें खुली व बंद श्रृंखलाएं बनाने का एक बहुत ही प्यारा गुण इसमें मौजूद है। अगर हम कार्बनिक रसायन के क्षेत्र की बात करें तो कार्बनिक रसायन के क्षेत्र के विषय में अगर बात करें तो कार्बनिक यौगिक सभी जीव, वनस्पति अर्थात जितने भी जीवधारी हैं, इन सब का मुख्य अवयव हम ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव है कौन? कार्बन है। अगर कार्बन के बारे में बात किया जाए तो कार्बन जो है इसमें जो जीवों में उपस्थित होते हैं विविध प्रकार के सरल, जटिल,
कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसमें क्रियाओं एवं अन्य प्रकार के से इसको प्रकट किया जा सकता है। कार्बनिक रसायन ने मानव जीवन को बहुत सुखी बना दिया है, बड़ा समृद्ध बना दिया है। कार्बनिक रसायन के बारे में जब तक लोग नहीं जानते थे, छोटी उम्र में ही फौत कर जाते थे, लेकिन इस के आ जाने के बाद इनकी आयु भी बढ़ गई है, दीर्घायु हो गया है मानो। आधुनिक जीवन जो हमारा है, प्रेजेंट टाइम जो हमारी लाइफ चल रही है, इस प्रेजेंट टाइम लाइफ में कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर औषधि से लेकर विटामिन, एंटीबायोटिक्स, तेल, क्रीम, इत्र और भी बहुत सारे जो सुंदरता के प्रसाधन हैं, वो कृत्रिम तरीके से रसायन से, कार्बन रसायन से ही तैयार किए जाते हैं। आज हमारा पूरा का पूरा ये कहूं कि पूरा का पूरा जीवन कार्बन और कार्बन रसायन पर ही टिका हुआ है, तो ये कतई गलत नहीं होगा। ये बहुत ही, मैं पूरे दावे के साथ इस बात को ये कह रहा हूं कि कार्बन हमारा जो है, हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। ये कल भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी ये रहेगा और ता कयामत तक ये रहेगा। इससे जो है सिर्फ यही चीजें नहीं बनाई जाती, इसके अलावा रायन, नायलॉन, टेरिलीन, रेशम, ऊन, रबर और भी विस्फोटक पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ, उर्वरक, साबुन और भी बहुत सारे डिटर्जेंट, अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। कीटनाशक पदार्थों को तैयार किया जाता है। मनोरंजन सामग्रियां जैसे फोटो फिल्म, रंगीन फिल्में, टेप, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर आदि में भी इसी का इस्तेमाल होता है। ये सारी की सारी कार्बन रसायन की ही देन है। अगर हम कार्बन तत्वों के गुणों के बारे में बात करें, कार्बन तत्वों के क्वालिटी के बारे में बात करें, तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन हम कुछ मुख्य अवयवों पर कार्बन रसायन के गुणों के ऊपर थोड़ा सा रोशनी 5 मिनट तक डालेंगे। देखो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि इसका जो जेड होता है, परमाणु क्रमांक जेड इक्वल टू 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है, ये होता है 12 के आसपास, यानी 12.01 होता है इसका एटॉमिक। इस हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए कार्बन का, सी का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s 2 2p 2 होता है। कार्बन तत्व को आवर्त सारणी में पी ब्लॉक जो है इसी में रखा गया है। 4th ए में स्थान दिया गया है इसको। वर्ग 14 के 4th ए में इसको स्थान मिला है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुरूप इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि जो है और भी बहुत सारी हैं, कार्बन के समवर्गी हैं, निकटतम है। लेकिन एक बात जो कार्बन में कॉमन है, वो है कार्बन की चतुसंयोजकता। क्या है? चतुसंयोजकता। कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
का लास्ट वाला जो कोष है, इसके लास्ट वाले कोष में ये देखिए 2s2 2p2 क्या होता है, 2s2 2p2 है। इस 2s2 2p2 होने की बुनियाद पर टू एस टू 2p2 होने की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, चतुः संयोजी है। कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में s ऑर्बिटल और और इसके अलावा जो है p ऑर्बिटल में भरे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से चतुसंयोजी है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को या तो दान कर दे, डोनेट कर दे, दे दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि जब भी साझा करेगा ये तो किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा, है ना। तो इसकी चतुसंयोजकता ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट हो गया। तो ये आपका जो है इसकी चतुसंयोजकता थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगली क्लास में इसके अन्य गुणों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं। आप लोगों अब तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे अब तक।